तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो ये कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 के इस खास कार्यक्रम बापू और उनकी आज़ादी में। मैं स्वप्निल जैन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गांधी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के लिए सामाजिक काम और उन्हें एकजुट कर वापस भारत लौट आए। इसी दौरान उनके सत्य और अहिंसा की परीक्षाएं भी हो रही थी और वो हर परीक्षा में सफल भी होते जा रहे थे। दोषी को मिटाने के बजाय दोष को मिटाने का उनका सिद्धांत बन चुका था और ये सिद्धांत सिर्फ बातों में ही नहीं रहा बल्कि धरातल पर भी उतरा और धरातल से होते हुए लोगों के दिलों में जा बसा। गांधी जब वापस लौटे तो नेटाल में हिंदुस्तानियों की क्या स्थिति थी, इससे भारत के लोगों को रूबरू करवाने के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों के अखबारों के संपादकों से मिले। साथ ही वो कांग्रेस के बड़े लीडरान जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक आदि से भी मिले। आगे चलकर गोखले गांधी के मार्गदर्शक हो गए। जब गांधी अपने प्रस्ताव, जो कि नेटाल के हिंदुस्तानियों के लिए था, को लेकर कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंचे तो पाया कि वहां 3 तरह के लोग थे: रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद। स्वयं सेवकों को कोई काम कहा जाता तो पहला दूसरे को और दूसरा तीसरे को सरका जाता। पाखानों की हालत बहुत खराब थी और उस वक्त प्लेग की महामारी पैर पसार रही थी। ऐसे में गांधी ने खुद झाड़ू उठाई और जितने उनसे बन पड़े उतने पाखाने और गलियारे अपने हाथों से साफ किए। गांधी के काम को लेकर तत्पर रवैये, अनुभवों और तथ्यों पर आधारित सादी भाषा के भाषण और मानव सेवा के प्रति उनकी सच्ची ललक से उन्होंने कई बड़े कांग्रेस लीडर के दिल में जगह बना ली थी। गोखले हिंदुस्तान की आजादी की कमान उनके हाथों में सौंपना चाहते थे, मगर गांधी अभी भी नेटाल वासियों और अपने गृहस्थ जीवन में उलझे हुए थे। इस बार जब उनका नेटाल जाना हुआ तो अंग्रेजों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। अंग्रेजों को यह लगा कि उन्होंने भारत में अफ्रीका के अंग्रेजों के खिलाफ खूब भला बुरा कहा है। गांधी जैसे ही जहाज से उतरे, वहां जमा अंग्रेजों की भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा और जान से मार ही दिया होता अगर पुलिस नहीं आई होती तो। बाद में गांधी ने उन पर मुकदमा नहीं किया क्योंकि वो सजा में नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे। सो उन्होंने वहां की प्रेस में अपने भाषण की प्रतियां अक्षरशः छपवाई, जिसे पढ़कर अंग्रेजों का गुस्सा कुछ शांत हुआ। और बोर युद्ध में गांधी की सेना को दी गई सेवाएं देखकर तो अंग्रेज बिल्कुल ही नरम पड़ गए। दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कामों के बारे में आप दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अपने जीवन में अब गांधी ने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। ये 1906 के आसपास की बात है। उनका मानना था कि दुनियावी लालसाएं और माया मोह इंसान को सत्य तक नहीं पहुंचने देते हैं और जो सत्य तक नहीं पहुंचता है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाता है। बोर युद्ध और जुलू विद्रोह में अपनी सेवाएं देने के बाद 1915 में गांधी हमेशा के लिए भारत आ गए थे। इससे पहले कि वो किसी सुधार कार्य में लगते, गोखले ने उनसे गुजारिश की कि वो पहले 1 साल तक भारत में घूम ले, लोगों से मिलकर उन्हें जान ले और उसके बाद किसी राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखें। गांधी को यह सुझाव ठीक लगा और उन्होंने रेलगाड़ी के 3रे दर्जे में सफर करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाना कि अगर भारत के बारे में सचमुच जानना हो तो आपको हमेशा 3रे दर्जे में सफर करना चाहिए। आपको लोगों के स्वभाव और उनकी समस्याओं को अच्छी तरह से जानने का मौका मिलेगा। गांधी ने देखा कि उन डब्बों में बहुत भीड़ होती थी। लोग बहुत जंगली तरह से पेश आते थे, कहीं पर भी तंबाकू थूक देते, तेज आवाज और भद्दी भाषा में बातचीत करते और सिर्फ अपने स्वार्थ साधने से मतलब रखते। लेकिन दूसरी ओर उनके ये हालात गांधी का ध्यान उन लोगों की गरीबी और सुविधाओं के अभाव की ओर भी ले जाते थे। गांधी मानते थे कि अगर पढ़े लिखे और सभ्य लोग 3रे दर्जे में सफर करना शुरू कर दें तो स्थितियां काफी सुधर सकती हैं, लोग सभ्य बन सकते हैं। गांधी ने हमेशा यही चाहा कि वो 3रे दर्जे में ही सफर करते रहें, मगर बीमारी के बाद उन्हें अपना यह आग्रह छोड़ना पड़ा। लगभग 1 साल के भ्रमण के बाद गांधी और उनके साथियों ने अहमदाबाद में अपना एक आश्रम बना लिया था।
आश्रम का नाम पड़ा सत्याग्रह आश्रम। छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसी कुप्रथाओं से दूर इस आश्रम में हर किसी को बराबर का सम्मान मिलता था और हर किसी का दर्जा बराबर हुआ करता था। इसी दौरान गांधी की यात्राएं भी चलती जा रही थी। जब वो लखनऊ कांग्रेस में गए तो चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। दरअसल उन दिनों चंपारण में 3 कठिया नाम का कानून पिछले 100 सालों से चला आ रहा था, जिसके तहत वहां के किसानों को 1 एकड़ जमीन के 3 कट्ठे हिस्से में नील बोनी पड़ती थी और इसके लिए उन्हें ना के बराबर पैसा मिलता और तरह तरह के अत्याचार भी झेलने पड़ते। गांधी ने राजकुमार शुक्ला के आग्रह को स्वीकार किया और परिस्थिति को समझने के लिए उन्होंने आचार्य कृपलानी, बृजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आदि के साथ मुजफ्फरपुर में एक मीटिंग की। सारी बात सुनने के बाद गांधी ने वहां सत्याग्रह की नींव रखने की ठानी, लेकिन उससे पहले उन्होंने स्थिति को अपनी आंखों से देखकर जानना जरूरी समझा। किसानों से मिलने से पहले गांधी नील के मालिकों और कमिश्नरों से मिले। कमिश्नर ने उन्हें धमकाया और कहा कि वो भारी व्यक्ति है, उन्हें हमारे और किसानों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। इस पर गांधी बोले कि वो परदेसी नहीं है और किसानों की इच्छा है तो वो जांच करेंगे। ना तो गांधी कमिश्नर से डरते थे और ना ही वो ये चाहते थे कि लोग उनसे डरें। उन्हें यह भनक लग गई थी कि जांच से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और हुआ भी वही। अगली सुबह ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे, पर गांधी ने प्रेम और नरमी से काम लिया और लोगों को शांत बनाए रखा। इससे अधिकारी लोग भी उनकी तरफ प्रभावित हुए। जब मुकदमा चला तो गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो सरकार का अनादर नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों के बीच के मतभेद को मिटाना चाह रहे हैं। वो एक देश सेवक है, किसानों के साथ जुल्म होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं। अब अगर मेरी जांच में सरकार भी शामिल हो जाए तो समस्या और भी आसानी से सुलझ जाएगी। मेरे आने से कोई खून खराबा या अशांति नहीं होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, मैं जानता हूं कि मैंने कानून तोड़ा है और मैं सजा के लिए तैयार भी हूं। मुझे तो यही जता देना है कि आज्ञा का अनादर करने में मेरा उद्देश्य कानून द्वारा स्थापित सरकार का अपमान करना नहीं है, बल्कि मेरा दिल जिस अधिक बड़े कानून को अर्थात अंतरात्मा की आवाज को स्वीकार करता है उसका अनुकरण करना ही मेरा उद्देश्य है। यह सुनकर मजिस्ट्रेट ने मुकदमा भंग कर दिया और सारे हिंदुस्तान को सत्याग्रह का और कानून के सविनय भंग का पहला स्थानीय पदार्थ पाठ मिला। चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन चला और सफल भी हुआ। कुछ वक्त बाद सरकार ने एक जांच कमेटी अपने स्तर पर बैठानी चाहिए। काफी वक्त तक जांच का जिम्मा गांधी के कंधे पर रहने के बाद गांधी ने कमेटी की बात तब मानी जब उन्हें भी कमेटी का सदस्य बनाया गया। यह गांधी की आजादी की पहली लड़ाई थी, जिसमें वो शोषण से लड़ रहे थे, शोषक से नहीं, और वो भी प्रेम से। इसके बाद गांधी मजदूरों और खेड़ा के पाटीदारों के लिए भी सत्य और अहिंसा के साथ लड़े। जब मजदूरों के सत्याग्रह में उन्हें मजदूरों का जोश ठंडा पड़ता दिखाई दिया और मालिकों के खिलाफ उनका रवैया हिंसक होता दिखाई दिया, तब गांधी ने पहली बार उपवास का सहारा लेकर उन्हें सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग पर बनाए रखा। उन्हें तब उपवास की ताकत का एहसास हुआ। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही उनकी मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से हुई। इस दौरान उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी मुसलमानों का साथ दिया। उनके हिसाब से यह हिंदू मुस्लिम एकता की तरफ एक कदम था और उनका आग्रह यह भी था कि एक नागरिक के हित के लिए दूसरे नागरिक को भी लड़ना चाहिए। हालांकि इस कदम के बाद गांधी की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके बाद सन 1919 में रॉलेट एक्ट आया। यह एक बेहद अराजक और मनमाना कानून था, जिसके तहत अंग्रेज सरकार प्रेस पर निगरानी, बिना वारंट की गिरफ्तारी, बिना मुकदमे के कैद आदि कई बर्बर नियम लाना चाहती थी। नियम लाने के पीछे की मंशा यही थी कि जो देश हित की आवाजें और सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे उन्हें कुचल दिया जाए। गांधी मद्रास पहुंचे, वहां राजा गोपालाचार्य से मिले और एक मीटिंग में यह तय हुआ कि इस कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करनी चाहिए। हड़ताल में 24 घंटे के उपवास और सभी कामकाज को बंद रखने की अपील की गई। पूरे हिंदुस्तान ने वो हड़ताल बहुत बड़े स्तर पर मनाई। हड़ताल के अगले दिन जब गांधी पंजाब जाने के लिए रवाना हुए तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और कहा गया कि आप पंजाब नहीं जा सकते। जब गांधी नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर पूरे देश में फैल गई और पंजाब, दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद जैसी कई जगहों पर लोग भारी मात्रा में सड़क पर उतर आए और कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी, जिसमें जनता और पुलिस दोनों की बराबरी भागीदारी थी। इस मामले में जब गांधी की बातचीत मुंबई के एक कमिश्नर से हुई तो उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं कि आपकी शिक्षा का लोगों पर क्या असर हुआ है। वो कानून की तोड़ने की बात तो झट समझ जाएंगे, लेकिन शांति की बात समझना उनकी शक्ति से परे है।
आपके उद्देश्य अच्छे हैं, लेकिन लोग उसे समझेंगे नहीं, वो तो अपने स्वभाव की ही करेंगे। इस पर गांधी बोले कि आप में और मुझ में इसी बात का तो अंतर है। मैं कहता हूँ लोग स्वभाव से लड़ाकू नहीं है, बल्कि शांति प्रिय होते हैं। अच्छी बात है। यदि आपको विश्वास हो जाए कि लोग आपकी शिक्षा को समझे नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? कमिश्नर ने पूछा। यदि मुझे इसका विश्वास हो जाए तो मैं इस लड़ाई को मुलतवी कर दूंगा। बाद में जब गांधी को जगह जगह से उपद्रव और हत्याओं की खबरें मिली तो उन्होंने कमिश्नर के सामने खेद जताया और 13 अप्रैल को एक आम सभा बुलाकर जनता को उनके दोष गिनाए और साथ ही सत्याग्रह को भी मुलतवी कर दिया। इस उपद्रव का सबसे काला दिन 13 अप्रैल को ही था, जब अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ। इसके बाद कांग्रेस के तत्वाधान में गांधी ने 5 सितंबर 1920 को रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के विरोध में पूर्ण स्वराज की मांग रखते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। इस आंदोलन में कांग्रेस ने सभी देशवासियों से यह अपील की कि वो अंग्रेजी हुकूमत का कोई भी श्रम संबंधित काम ना करें, उनके स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री छोड़ दें और उनकी चीजों को खरीदना बंद करके आत्मनिर्भर बन जाएं। ये सब कुछ अहिंसक तरीके से होना था। गांधी बोले कि ऐसी पापी सरकार का साथ देना बहुत बड़ा पाप होगा। अगर हम 1 साल तक इसका असहयोग कर दें तो निश्चित ही हम इनसे आजाद हो जाएंगे। इस आंदोलन में कई बड़े बड़े नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी एकजुट होकर इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये सभी लोग गांधी की ताकत थे। इनके बिना गांधी कुछ भी नहीं थे। अंग्रेजी सरकार के लिए यह दृश्य उन्हें जड़ों समेत हिला देने वाला था। लेकिन फरवरी 1922 में चौरी चौरा नाम के एक छोटे से गांव में पुलिस और लोगों में झड़प हो गई। लोगों ने गुस्से में पुलिस थाने में आग लगा दी। इस दौरान थाने में 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। जब ये बात गांधी को पता चली तो आंदोलन के हिंसक हो जाने के डर से गांधी ने रातों रात आंदोलन वापस ले लिया। उनके लिए सत्य और अहिंसा से बढ़कर कुछ भी नहीं था और आजादी का मार्ग भी यही था। इस घटना ने देश को 2 भागों में बांट दिया। एक वो जो गांधी के समर्थन में थे और दूसरे वो जो उनके इस विचार के खिलाफ थे। भगत सिंह और उनके साथियों का उदय यहीं से हुआ था। वो गांधी की अहिंसा की नीति के खिलाफ थे। लेकिन कोई कुछ भी कहे, गांधी सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते थे, सो उन्होंने नहीं मोड़ा। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, बोस और अंबेडकर से उनके मतभेद पर बात अगले एपिसोड में की जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 24 न्यूज चैनल। और हाँ, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। तुम्हें एक जंतर देता हूं। जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वो उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वो अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है।